जी, लेक्चर नंबर 22 आज का हमारा और ज्योमेट्रिक मेथड। थोड़ा सा प्रीवियस जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं। प्राइस इलास्टिसिटी है जिसकी अभी हम सब टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने टोटल आउटले मेथड जो था, एक्सपेंडिचर मेथड जिसको कहा जाता है, उसको स्टडी किया। फिर हमने परसेंटेज मेथड स्टडी किया। परसेंटेज मेथड की सब टाइप जो हमने स्टडी की वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब ये है कि ज्योमेट्रिक मेथड जो हम थर्ड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का, उसके अंदर हम पहले कंसिडर करेंगे परसेंटेज मेथड को। ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू जो है वो कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। फिर हमारी जो इसके अंदर बी टाइप आएगी, दैट इज़ आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिक मेथड। और ज्योमेट्रिक मेथड जो है is also used to measure the point elasticity of demand. It is the method where elasticity of demand is measured by taking the ratio of the line segment below the point on the demand curve to the line segment above the point ऑन दी डिमांड कर्व। इसके अंदर हम लोगों ने लाइन सेगमेंट्स जो हैं, और लाइन सेगमेंट्स का यहाँ पे मतलब ये होता है टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए जाते हैं डिमांड कर्व के नीचे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डिमांड कर्व। एक सर्टन प्राइस पे जो है हमारी जो एक डिमांड क्यूडी जो है वो सेट हो जाती है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट जो है उसको ड्रॉ किया जाता है जस्ट टू मेजर दी ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। थोड़ा सा समझने का इसका जो है थोड़ी इसकी है, तो उसको हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, जिस वाई एक्सिस है जिस पे हमने प्राइस ली है। दिस इज़ आर एक्स एक्सिस ऑन विच वी हैव मेंशन द क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ पे जो हमने एक टेंजेंट जो है वो डी टी डिमांड कर्व ड्रॉ किया, दिस इज़ द टेंजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट जो है उनको हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। दिस इज़ द डिमांड कर्व, देन पॉइंट इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड ऑन डिमांड कर्व एंड एनी पॉइंट। अगर आपका कोई डिमांड कर्व एक जगह सेट हो जाता है तो पॉइंट इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है या उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो वो पॉइंट्स के जो है, पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल माइनर सा एक चेंज जो आ रहा है हमारा। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसका मतलब है कि एक तो ये ग्राफ के थ्रू भी हम इसको शो कर रहे हैं तो ग्राफिक मेथड भी ये कहलाएगा। दूसरा हम पॉइंट मेथड के थ्रू इसको शो कर रहे हैं तो ये पॉइंट मेथड भी कहलाएगा। इसका जो एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल इक्वेशन है, दैट इज़ elasticity of demand, that is ED is equal to LS divided by US. LS stands for lower segment of demand curve and upper segment divided by upper segment of demand curve। यानी कि हमारे पास 2 segments जो हैं, you can see in the diagram, this is the upper segment and this is the lower segment। ये 2 सेगमेंट्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर करना है कि एक तो इक्वल टू यूनिटरी कौन सा है, यूनिटी कौन सा है, फिर मोर देन यूनिटी है और लेस देन यूनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट अ सर्टेन प्राइस, ये एक प्राइस है। फिर यहाँ पे अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेट हो रही है तो ये जो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ऊपर का पोर्शन है तो ये मोर देन जो है वो यूनिटी है, 1 से अबव है। अगर तो यहाँ पे डिमांड और प्राइस एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो ये इक्वल टू यूनिटी है। अगर तो इक्वल टू यूनिटी के नीचे जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड जो है वो सेट हो रहा है तो देन इट इज़ लेस देन यूनिटी। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं पॉइंट मेथड की भी। इसके अंदर हमारे पास इक्वल टू यूनिटी आएगा और मोर देन यूनिटी आएगा और लेस देन यूनिटी आएगा। तीनों पॉइंट्स हमने जो है 3 पॉइंट्स पॉइंट इलास्टिसिटी के थ्रू हम लोगों ने डायग्राम पे जो मेंशन किए हैं, यहाँ से हमने देखा है कि पॉइंट इलास्टिसिटी में यूनिटी जो है उसके इक्वल अगर डिमांड कर्व आ रहा है तो वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमेशा ऊपर स्टैंड करेगा। अगर तो इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व का यूनिटी से नीचे आ रहा है, इक्वल टू यूनिटी जो हमारी एक पोजीशन है, एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ हुआ है, अगर उससे नीचे आ रहा है तो वो लेस देन यूनिटी होगा। और इसके अंदर हमेशा प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है।
सो आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारा जो ज्योमेट्रिक मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी को कैसे स्टडी करता है, कैसे डील करता है। नेक्स्ट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Sometimes quantity of a product and its price changes considerably such that there appears two distinct point। distinct point जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक क्लियर कट पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर हमने देखा है कि वो एक लाइन थी डिमांड कर्व की पॉइंट इलास्टिसिटी में, उसमें छोटा सा जो है वो एक पॉइंट का डिफरेंस था, जैसे हमने टेबल में भी देखा था। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि 12 से जो है वो प्राइस डिक्रीज़ हुई है जस्ट 11.75, यानी कि 0.25 का डिफरेंस आया है। और वो फिर हमारे पास लेस देन ये यूनिटी आया था, वो हमने डिस्कस किया था। तो इतनी सी प्राइस की चेंज में हमारी क्वांटिटी डिमांड में भी कोई इतना ख़ास चेंज नहीं आया। तो दिस इज़, ये हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी था और यही चीज़ हमने ज्योमेट्रिक मेथड में थोड़ी एलेबोरेट की है। लेकिन जब आर्क इलास्टिसिटी को स्टडी किया तो उसके अंदर ये होता है कि समटाइम्स क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस चेंजेस कंसिडरेबली, कि देयर अपीयर्स सच ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो प्रॉपरली आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे पहले प्राइस हमारी P0 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो कम थी, लेकिन जो ही हमारी प्राइस P0 से P1 पे डिक्रीज़ हुई है तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। तो ये एक QD जो है QD0 एंड QD1, इसमें एक प्रॉपर चेंज आया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो थे वो डिमांड कर्व पे अपीयर हुए हैं और प्राइस जो है वो टोटली जो है वो जितनी प्राइस चेंज हुई है उसी के इक्वल जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड में भी थोड़ा चेंज आया है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आर्क इलास्टिसिटी में भी वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड कर्व की स्लोप है दैट इज़ डिक्रीजिंग, दैट इज़ नेगेटिव स्लोप है। डिमांड कर्व की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि प्राइस का और डिमांड का जो एक रिलेशनशिप है वो इस तरह का है कि एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास दो एक्सट्रीम्स आ रही हैं, टू एक्सट्रीम्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप डिमांड को स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो एक्सट्रीम्स आती हैं। एक हमारे पास आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, नंबर सेकंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये किस तरह आती है, ये दो एक्सट्रीम्स क्यों आ रही हैं? लाइक फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम हमारी नंबर 1 है इसके अंदर आप देख सकते हैं नंबर 1 डायग्राम में कि प्राइस जितनी मर्जी चेंज होती जा रही है लेकिन जो हमारा डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस इस तरह की आ जाती हैं कि प्राइस जो है वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। एक चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम फैशन की बात करें तो वो डिमांड में वो हमारी फैशन की वजह से वो हम लोग उसकी डिमांड ना कम कर सकते हैं, और क्योंकि हमारी इनकम भी जो है उस चीज़ में लिमिटेड होती है तो ना हम उस डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्राइस में अगर उस चीज़ की चेंज भी आ रहा है तो हमारी डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसमें 0.5% भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है उसके अंदर आप देख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। ये परफेक्टली, लुक एट दिस, एक प्राइस जो सेट हुई है, प्राइस चेंज नहीं हो रही, ये प्राइस है हमारी, तो ये हमारा DD कर्व है। यहाँ पे प्राइस जो है वो टोटली जो है इनइलास्टिक है लेकिन डिमांड हमारी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पॉइंट पे डिमांड जो है उसमें चेंज आ रहा है, प्रोवाइडेड के प्राइस उस चीज़ की चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके मुताबिक जो है टू एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक साइड पे इनइलास्टिक है बिल्कुल ही, और एक साइड पे वो बिल्कुल ही इलास्टिक है। नेक्स्ट जो हम इसका लास्ट टू टॉपिक्स जो मेन है इसके हमारे पास पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स, उसके अंदर अब हमारे पास कल हम इनकम इलास्टिसिटी और देन वी विल डिस्कस दी क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी की तो सब टाइप्स आगे नहीं है, लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी के हमारे पास दो केसेस आएंगे, एक तो केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स आएगा और एक हमारे पास केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सटीट्यूट्स क्या चीज़ होती हैं?
एक चीज़ आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ उसके सब्सटीट्यूट में, फॉर एग्जांपल पेन एंड पेंसिल, आपने पेंसिल यूज़ की है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इनोवेशन हुई है आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी जो भी है मुल्क के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, तो पेंसिल की जगह अब पेन आ गया, बॉल पॉइंट आ गया, तो दैट इज़ द सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं, एक चीज़ तो मौजूद है, आपको उसके साथ दूसरी की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल टी एंड बिस्किट, कि आप चाय पी रहे हैं तो आपको उसके साथ जो है वो बिस्किट की भी कुछ लोग जो है वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, कि जी एक चीज़ है तो हमें दूसरी की भी साथ जो है वो ज़रूरत है, हमारी डिमांड है। तो कल हम लोग इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे कि डिमांड जो है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी के वो कौन कौन से हैं। देन वी विल स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स हैं कि इलास्टिसिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड की वो क्यों ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।